Good morning to all the students. So today we will discuss about the management and prognosis of the Down syndrome. In the last three classes, we have discussed about the definition, general introduction, pathogenesis of Down syndrome. Then we have discussed yesterday about the clinical manifestations and associated abnormalities of the Down syndrome. Here is a child of Down syndrome. तो हमने क्या पढ़े थे इसके सिम्टम्स मेनली कि बच्चे का फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होता है, एपिकैंथिक फोल्ड्स होते हैं, सैंडल गैप होता है जिसमें वाइट गैप होता है बिटवीन द टू टोज, क्लाइनोडेक्टाइली होता है जिसमें फिंगर्स बहुत ज्यादा कर्व हो जाती हैं और कई बार इतनी ज्यादा कर्व हो जाती है एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाती हैं. देन प्रोट्रूडेड टंग, फरोड एंड प्रोट्रूडेड टंग, स्मॉल टीथ, हैंड्स आर स्मॉल. यही पढ़े थे हमने बेसिक सिम्टम्स. देन हमने बात की थी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज की जो कि एसोसिएटेड एब्नॉर्मलिटी है डाउन सिंड्रोम में. देन डॉर्डिनल एट्रीसिया, देन atlanto-occipital subluxation, then malignancies, various kind of malignancies can occur in children with Down syndrome. Then the linear growth is retarded. आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डाउन सिंड्रोम. The principles of management are mainly early stimulation, physiotherapy and the speech therapy. और जितनी भी associated problems है जैसे congenital heart disease हो गई, atresia हो गई, duodenal atresia हो गया, linear growth retardation हो गया, या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, they need to be treated as they are required treatment. As they require treatment, they need to be treated. Continue. सोशल परफॉर्मेंस होती है बच्चों में डाउन सिंड्रोम की, इट इज यूजुअली अचीव्ड बियॉन्ड दैट एक्सपेक्टेड फॉर मेंटल एज. क्योंकि हमने बात की थी कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं. ये कैसे बिहेव करते हैं? ऑटिस्टिक बच्चों की तरह बिहेव करते हैं. इनमें अटेंशन डिफेक्ट होता है, पुअर कंसंट्रेशन होता है एंड दे आर फिजिकली मेंटली रिटार्डेड. लेकिन जो उनकी सोशल परफॉर्मेंस होगी वो इतनी अच्छे से अचीव हो जाती है विच वी वोंट एक्सपेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मेंटल एज. जनरली जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं बहुत ही हैप्पी पर्सनालिटीज होते हैं, बहुत खुश होते हैं, हर किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, हर किसी के जल्दी से फ्रेंड बन जाते हैं. एंड दीज चिल्ड्रन लव टू प्ले म्यूजिक, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ रिदम. इनको गाने बजाने में, म्यूजिक प्ले करने में बहुत अच्छा लगता है, दे फील हैप्पी. The major cause of early mortality is congenital heart disease. Congenital heart disease जो है सबसे most important, most fatal cause है डाउन सिंड्रोम का. एंड 50% चिल्ड्रन विद कार्डिक एनोमलीज डाई इन इन्फेंसी. और जिन बच्चों में जिनमें डाउन सिंड्रोम है अगर उन्हें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी है तो विद इन 12 months ऑफ एज में उनकी डेथ हो जाती है. Chronic rhinitis, conjunctivitis and periodontal problems are common in these children with Down syndrome. Rhinitis, inflammation of the nose. इसमें क्या क्या symptoms आ जाएंगे? Running nose, sneezing, nasal obstruction, nasal itching and hay fever. Lower respiratory tract infections pose threat to life. अगर lower respiratory tract में infection है तो भी it is very risky for the Down syndrome children. एक congenital heart disease बहुत fatal है डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए और एक lower respiratory tract infections बहुत risky हैं. Hematological abnormalities are other cause for increased mortality. Hematological malignancies कौन कौन सी हो गई? Cancers हो गए. They are also very risky for these children. The parents of अब काउंसलिंग पार्ट. अभी हमने बात की जनरल मैनेजमेंट की कि कैसे मैनेज करेंगे, विच रिक्वायर अर्ली फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, अर्ली स्टिमुलेशन, या जो एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं दे रिक्वायर ट्रीटमेंट एज दे आर रिक्वायर्ड. ठीक है. देन हम बात करते हैं काउंसलिंग पार्ट की. जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के हैं उनके हम पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करेंगे? तो द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम शुड बी काउंसल्ड विद टैक्ट, कंपैशन एंड ट्रूथफुलनेस. जिन पेरेंट्स के बच्चों को डाउन सिंड्रोम है तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन और द हॉस्पिटल स्टाफ कि हम उनको कैसे काउंसलिंग करें, बहुत ही ट्रिक से, बहुत अच्छे से समझा के, उनको काम करके, कॉन्फिडेंस में लेके एंड बिल्कुल सच बताना है उनको. जो एक्चुअल पोजीशन है वही बतानी है. The physician, briefly one should, the physician or the hospital staff should inform the parents about the disorder as early as possible after diagnosis is confirmed. एक बार अगर diagnosis confirm हो गया है that the child is having Down syndrome, तो it's a duty of the physician or the hospital staff कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स को properly inform कर दे, as early as possible उनको inform कर दे once the diagnosis is confirmed. Counsel in presence of both the parents in privacy. अब क्या करना है? उन दोनों मदर और फादर दोनों को हमें ये बात बतानी है, दोनों को काउंसलिंग करनी है एक साथ, लेकिन प्राइवेट में जाके. Talk in simple and positive language, giving hope and allow sufficient time to parents to ask questions.
उन्हें एकदम हमें सिंपल टर्म्स में समझाना है, कोई मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करनी है, एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो उनको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स तो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और लेमैन के लिए बहुत मुश्किल होता है समझना मेडिकल टर्म्स. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन or the hospital staff to counsel the parents to make them understand the disorder in very simple and positive language. बहुत पॉजिटिवली उनको, बहुत कामली, बहुत पॉजिटिवली उनको समझाना है, उनको ऐसे एक उम्मीद देनी, एक होप देना है, और एक उनको टाइम देना है, इतना टाइम देना है कि वो अब पेरेंट्स जो हैं वो फिजिशियन से अपने डाउट्स क्लियर कर पाए, उनके जो दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उनको पूछ सके. डिस्कस नोन प्रॉब्लम्स एंड एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स. जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे मैलिग्नेंसी हो सकती है, लीनियर ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकता है. तो जो फिजिशियन है, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, जो उन पेरेंट्स को काउंसिल कर रहा है, उनको समझा रहा है, उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो उस बच्चे के पेरेंट्स को जो भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके बारे में भी एक बार नॉलेज दे दे. So discuss known problems and associated disorders with the parents. Highlight the importance of early stimulation. हमने बात की थी कि मैनेजमेंट के 3 ही प्रिंसिपल हैं, अर्ली स्टिमुलेशन, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी. तो जो फिजिशियन है, जो हॉस्पिटल स्टाफ है, वो पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस बताए कि क्या इंपॉर्टेंस है अर्ली स्टिमुलेशन, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का डाउन सिंड्रोम के. Do not discuss about institutionalization and adoption unless asked and discourage both the options. फिजिशियन को, हॉस्पिटल स्टाफ को पेरेंट्स के साथ इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है कि अडॉप्शन प्रोसीजर के बारे में कि आप अडॉप्ट कर लीजिए बेबी, नहीं करना है अनलेस जब तक कि पेरेंट्स इस बारे में डॉक्टर से एडवाइस नहीं लेते. और अगर पेरेंट्स लेते भी हैं एडवाइस कि हम अडॉप्ट कर लें दूसरा बेबी या कुछ, तो फिजिशियन की ड्यूटी बनती है कि वो इस ऑप्शन के लिए एकदम मना कर दे, पेरेंट्स को डिस्करेज कर दे. आस्क द पेरेंट्स टू कॉन्टैक्ट द लोकल डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन इफ वन एग्जिस्ट. हमें पेरेंट्स को ये बोलना है कि आप किसी जो लोकल डाउन सिंड्रोम का जो एसोसिएशन उससे कॉन्टैक्ट करें, अगर कोई उनकी सिटी में, उनके टाउन में है तो वो उससे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें. टॉक अबाउट जेनेटिक्स ओनली आफ्टर क्रोमोसोमल एनालिसिस. जेनेटिक्स के बारे में तभी हमें बात करनी है पेरेंट्स से जब हमें डायग्नोसिस का इन्वेस्टिगेशन कंफर्म कर, डायग्नोसिस कंफर्म कर ले, उसके बाद ही हमें जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करनी है कि जेनेटिकली हुआ है डिसऑर्डर और किस वजह से हुआ है, मैटरनल साइड से आया है, पैटर्नल साइड से आया है, ये सब हम डिस्कस पहले नहीं करनी है. ओनली आफ्टर द क्रोमोसोमल एनालिसिस हैव बीन डन, उसके बाद ही करना है. इन्फॉर्म अबाउट द रिकरेंस, रिस्क एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस. पेरेंट्स को हमें इन्फॉर्म करना है कि हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं इवन बिफोर द बर्थ, और इसकी रिकरेंस रिस्क भी है, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म करना है. शेड्यूल फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स. फिजिशियन को पेरेंट्स का फ्यूचर में अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेना है. So ये पॉइंट्स हैं हमारे काउंसलिंग के. Now we will discuss about the risk of recurrence. Women 35 years of age or less who have a child with trisomy 21. हमने बात की थी कि डाउन सिंड्रोम उन्हीं बच्चों में होता है जिनकी मदर की एज ज्यादा होती है, मतलब जो मदर हायर एज में कंसीव करती है उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है डाउन सिंड्रोम का. तो अगर मदर की एज 35 है या उससे कम है और उसके अंदर उसके पास ऑलरेडी एक बच्चा है जिसको ट्राइसोमी 21 है, डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें 1% रिस्क है ऑफ हैविंग अनदर बेबी विद डाउन सिंड्रोम एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें 1% रिस्क ज्यादा है. So women 35 years of age or less who has a child with trisomy 21 has 1% risk of having another, which is significantly higher than the general population. The risk is little increased, if any, over the usual maternal age dependent frequency if the mother at risk 35 years or older. और ये रिस्क और बढ़ जाएगी अगर मदर की 35 years से भी ज्यादा है. तो अगर 35 years एज और उससे कम है तब तो, और एक बेबी ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम है तो दूसरे बेबी के चांसेस डाउन सिंड्रोम होने के 1% ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन. और अगर मदर की 35 years से भी ज्यादा है तो ये रिस्क और बढ़ जाता है. For translocations inherited from the mother, the risk is about 10%, where it is about 4 to 5% when father is the, अगर father carrier है तो risk is only 5%. Balanced translocation 21. 21 is the only situation where all viable fetus will have Down syndrome. 21 एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जितने भी फीटस हैं वायबल दे विल हैव अ डाउन सिंड्रोम. हमने पैथोजेनेसिस में डिटेल में बात करी थी ट्रांसलोकेशंस के बारे में, बैलेंस ट्रांसलोकेशंस के बारे में, तो आई होप सबको ये क्लियरली अब समझ में आ गया होगा. इसीलिए हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी थी पहले
ताकि हमको पता चले कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बैलेंस ट्रांसलोकेशन क्या होता है और रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है. उसके बाद ही हमें ये मैनेजमेंट पार्ट समझ में आएगा. प्रीनेटल डायग्नोसिस, अब कैसे डायग्नोस करना है बिफोर बर्थ. हाउ टू डायग्नोस डाउन सिंड्रोम बिफोर birth. Parents who wish to get a prenatal diagnosis have a number of options. जिन parents को diagnosis कराना है, they have number of options. They have many options. They can directly get a fetal karyotype by chorionic villus sampling. The parents can directly get a fetal karyotype by chorionic villus sampling or amniocentesis. Now, chorionic villus sampling is a form of prenatal diagnosis. जो chorionic venous sampling है ना, ये kind of a प्रीनेटल डायग्नोसिस ही है टू डिटरमाइन द क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस. इस प्रोसीजर से हम डायग्नोस कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एनी क्रोमोसोमल और एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस. So prenatal karyotype can be done by chorionic villus sampling between 10 to 12 weeks of pregnancy. This can be done between 10 to 12 weeks of the pregnancy and allows diagnosis in the first trimester. हम first trimester में diagnose कर सकते हैं. And amniocentesis क्या होता है? It's a process in which the amniotic fluid is sampled. ये process है जिसके अंदर क्या करते हैं, amniotic fluid को की sampling करते हैं. Amniotic fluid is sampled using a hollow needle inserted into the uterus to screen for abnormalities in the developing fetus. हम इसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि amniotic fluid को सैंपल करते हैं किससे, एक hollow ट्यूब से, खाली नीडल लेकर जो कि हम इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, ताकि हम देख सकें to screen for any abnormalities in the developing fetus, की कोई abnormality तो नहीं है in the developing fetus. Options for couple who come late or option for initial screening with serum markers and USG are karyotyping by amniocentesis at 16 to 18 weeks. पहला स्टेप तो हमारा क्या था, chorionic villus sampling, और सेकंड है हमारा amniocentesis. At 16 to 18 weeks, transabdominal chorionic villus sampling and chordocentesis after 18 weeks. जो कपल्स लेट आते हैं उनके लिए भी हमारे पास प्रोसेस है डायग्नोज द डाउन सिंड्रोम. तो हियर वी कंप्लीटली विद द डाउन सिंड्रोम. थैंक यू.